इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमले के दावे का आधार पेंटागन की रेडीनेस रिपोर्ट। पेंटागन ने यह रेडीनेस रिपोर्ट दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को। वी आर गोइंग टू बी रेडी बाय सैटरडे। ट्रंप प्रशासन का शनिवार का दिन बोलकर डिप्लोमेटिक दबाव बनाना यह भी एक मकसद हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कई बार जब आप इस तरह का दबाव बना लेते हैं और कई रेडलाइंस खींच देते हैं और आपकी कही हुई शर्तें आपको जमीन पर आती हुई दिखाई नहीं देती हैं, तो आखिरकार उन रेडलाइंस को मानना आपके लिए मजबूरी हो जाती है। अगर आप कह देते हैं ये नहीं मानोगे, शनिवार को हमला होगा, तो फिर शनिवार को आपको ऐसा करके दिखाना पड़ता है अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरन लेविट ने कहा है कि शनिवार से पहले मान जाए ईरान। वो भी सैटरडे को। क्यों कह रही हैं कि सैटरडे से पहले मान जाए ईरान? ईरान का 60% यूरेनियम रेड लाइन, 60% का आंकड़ा पार किया तो अमेरिका इसे परमाणु बम बनाने की तैयारी के तौर पर देखेगा। अब जरा यह भी देख लीजिए, अगली खबर इसी से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी जंग की तैयारी दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका के 25 टैंकर एयरक्राफ्ट जा रहे हैं। यूरोप से खाड़ी के अमेरिकी बेस की तरफ मूवमेंट। 50 से ज्यादा फाइटर जेट पहले से ही तैनात। ईरान ऑब्जर्वर का बड़ा दावा, मतलब डिप्लॉयमेंट के लिहाज से अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। ईरान को बेशक ये लग रहा हो कि मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए है, लेकिन डिप्लॉयमेंट को इतना ज्यादा बढ़ाते जाओ कि उनको खुद लगने लगे कि कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे थे कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए। संत मिश्रा जी, तो ये दुनिया भर में ज्यादातर लोगों को जब लग रहा है कि शनिवार को ये शुरू हो जाएगा, आपको लग रहा है ये ईरान पर मुनहसर है? ईरान कह रहा है कम से कम हमको हमारी मिसाइलों के लिए और प्रॉक्सीज की तोहमतों के लिए तो मत मजबूर करो कि हम उस पर भी कोई साइन कर दें। एनरिचमेंट के लिए तो हम बात करने को तैयार हैं। देखिए दिनेश जी, 2-3 बातों को बड़ी गहराई से समझना होगा। ईरान जो है रोग नेशन है, डेमोक्रेसी है नहीं। यूएस रेस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है। कितनी बार मौका दिया गया। जून 22 से अभी तक नेगोशिएशन चल रहा था। ट्यूसडे को स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर उनसे बात कर रहे हैं, वहां के फॉरेन मिनिस्टर से, और वो हमेशा उल्टी बातें। आप जब रोग नेशन है, डेमोक्रेसी नहीं है, आप अपने सिटीजन्स को, मल्टीपल मीडिया में खबरें आ रही है कि 5000 प्रोटेस्टर्स को आपने यूं मार दिया। क्या यही डेमोक्रेसी है? और आपके हाथ में हम न्यूक्लियर पावर देंगे? तो बहुत दिनों से बात चल रही है। और यहां न्यू शेरिफ इन टाउन, वॉशिंगटन डीसी, हालांकि जो आप कह रहे हैं संत मिश्रा सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आप इसको रोग नेशन कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों का वहां मार दिया जाना, आप ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिका वहां क्या कह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमारे जंगी बेड़े वहां पहुंच रहे हैं, आप चिंता मत करो, सरकारी इमारतों पर जाओ, कब्जा कर लो। सवाल यह है कि मादुरो को जो उठाकर ले आए, यूं क्या उसको आप जिम्मेदार डेमोक्रेसी कहेंगे? सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका को पूरे तौर पर कोट एंड कोट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, और कोट एंड कोट क्या ईरान को पूरे तौर पर रोग स्टेट कहा जा सकता है? ये एक दूसरा विषय हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात महत्वपूर्ण कही है, यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी हुई बात। असल में क्या है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि खुद अब्बास अराक्ची ये संकेत देकर आए हैं कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन रहा है और हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ये एक बात ऐसी है जिस पर ईरान बहुत ज्यादा नहीं अड़ेगा। प्रोफेसर अमिताभ, मैं क्या सही कह रहा हूं? नहीं, देखिए, ईरान ये कभी नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद हो। मसूद पेजेश्कियान जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इसका मेडिकल यूज है, इसका जो सिविलियन यूज है, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने पिछले बार भी जब उन्होंने, तो सर उसके लिए क्या 60% एनरिच करने की जरूरत होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 60% को न्यूक्लियर इंस्पेक्शन के लिए खोलने के लिए तैयार है। 400 किलो 60% से ज्यादा उनके पास एनरिच यूरेनियम है। और आपको याद होगा 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो रशिया ने 11,000 किलो एनरिच यूरेनियम अपने पास रखा था। इस समय ईरान कह रहा है कि आप एक कंसोर्शियम बना दीजिए जहां जितने एनरिच यूरेनियम है इन खाड़ी देशों में, मतलब सर ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम दूसरे इस्तेमाल के लिए यूरेनियम का कर पाए, इसकी हमको इजाजत दीजिए, लेकिन इसके बियॉन्ड हम नहीं करेंगे। फिलहाल ये लगता है कि इसको लेकर बहुत नहीं अड़ेंगे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर और प्रॉक्सीज को लेकर ये बात अड़ रही है क्या? अशोक सज्जनहार सर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है जो हमारा 60% जो हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है और जो हमारे पास कैपेसिटी है उसको नीचे लाकर हम 20% कर सकते हैं। अब कुछ वहां से हैं, रिपब्लिकन्स हैं अमेरिका से, वो कहते हैं जो इसको 0% किया जाए, उनके पास बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाए जो एनरिचमेंट बिल्कुल भी कर पाए।
तो वो कहते हैं ये तो नहीं, हमने तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन किया है, उसमें हम पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी तो कर सकते हैं। तो इसको अगर हम वेपन ग्रेड में नहीं लेकर जाएं, परंतु कुछ तो अपने कामों के लिए, पीसफुल यूजेस के लिए तो हम इसको एनरिच कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर बात अड़ी हुई है। और मैं समझता हूं, मैं सोचता हूं कभी कि नॉर्थ कोरिया पर भी इस तरह का कोई प्रेशर बनाकर दिखाए अमेरिका। मैं ये भी देखता हूं कि असल में आप इससे तय करते हैं कि माथा कैसा है वैसा टीका लगाते हैं। अब अमेरिका जो ये तमाम प्रेशर ये बना रहा है, क्या इसी बिना पर, क्या न्यूक्लियर को लेकर ही नॉर्थ कोरिया पर इस तरह का प्रेशर बनाने के बारे में जनरल सिवाच कभी सोच सकता है अमेरिका? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ठीक बोला दिनेश कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर ना प्रेशर बना। नॉर्थ कोरिया आज न्यूक्लियर स्टेट है, उसके पास कम से कम 50 से 60 न्यूक्लियर हथियार हैं। जो बात आप बार बार हो रही है दिनेश, क्या अमेरिका हमला करेगा ईरान पे? हमला कर सकता है अगर उसको पता है कि अश्योर्ड विक्ट्री है। क्या उसको अश्योर्ड विक्ट्री है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वो ईरान नहीं है जो जून में था। आज इसके साथ किसी हद तक चीन और रूस खड़े हैं। रियल टाइम इंटेलिजेंस चीन दे रहा है इसको, वहाँ से मिसाइलें, ड्रोन मिल गई हैं। अगर युद्ध होता है तो ये समझना है मिसाइलें जो हैं ईरान की वो हमला करेंगी इजराइल पे भी, और जितनी भी इनकी बेसिस हैं अमेरिका की मिडल ईस्ट में। यही नहीं, स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देगी। तो ये सोचना कि अमेरिका के लिए बहुत जल्दी आराम से विक्ट्री हो जाएगी, ये सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। और मुझे लगता है इसकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि ये दलदल है, अगर आपने हमला कर दिया तो ईरान आपको छोड़ेगा नहीं, ईरान भी हमला करेगा। दो तरह के नजरिए सर जो आप कह रहे हैं जनरल सिवाच, मैं अपने दर्शकों को बड़ी आसान भाषा में उसको समझा देता हूं। असल में देखिए, अगर दो तरह के लोगों के बीच में, एक बहुत बड़ा पहलवान है, एक उसके मुकाबले बहुत कमजोर पहलवान है, दो के बीच में लड़ाई होती है, और मान लीजिए अखाड़े में एक जोरदार अपना दांव कमजोर वाले पहलवान ने मजबूत पहलवान पर मार दिया, तो दुनिया में इसकी चर्चा नहीं होती कि मजबूत ने क्या क्या किया था। लोग यही कहते हैं कि कमजोर वाले ने देखो ये दांव तो चला दिया ना बड़े वाले पर। अमेरिका की एक ये चिंता है। लेकिन दूसरी बात भी समझिए, जब मुकाबला होता है तो यह देखा जाता है कि शॉक को एब्जॉर्ब करने की क्षमता किसके पास ज्यादा है। अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यह बात भी ईरान समझ रहा है। यहां दो बातें ये तय करेंगी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। जरा देखिए, बहुत बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में इधर ईरान भी है। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ईरान ने मिसाइल लॉन्च के लिए नोटैम किया जारी, नोटिस टू एयरमैन। उन्होंने कहा हम प्लैंड रॉकेट चलाने वाले हैं और इसीलिए नोटिस टू एयरमैन दिया गया कि हम यहां पर ड्रिल करने वाले हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, वो जहां पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी आपस में एक सकरे रास्ते के जरिए जुड़ते हैं, उस जगह पर ये ड्रिल जो है ये बहुत कुछ बताती है। अब जरा आगे भी देखिए, सेंट्रल ईरान से ओमान की खाड़ी तक नोटैम। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एयर स्पेस किया बंद, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के लिए नोटैम। मैं चाहूंगा कि जनरल सिवाच अगर आप यहां पर आ जाएं और इसको हम क्या, ये जो मैप इस समय हम यहां पर दिखा रहे हैं, इसको क्या फुल फ्रेम हम वॉल पर डाल सकते हैं? अगर हम रोज ये चर्चा कर रहे हैं, इस जगह को आपको जब दिखा रहे हैं, आपको याद होगा एक समय जिस तरीके से पैंगोंग बड़ा आवश्यक हो गया था आप लोगों को मैप के जरिए बताना और उस समय डिस्कशन करना। इस समय ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको दिखाना और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, ये जिसको आप सामान्य ये देखिए, यहां आपको लगता है कि ये जिसको हम भूगोल में जल डमरू मध्य कहते हैं या स्ट्रेट कहते हैं, यहां आपको ईरान से लगा हुआ जहां पर फारस की खाड़ी दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रहा है ओमान की खाड़ी वाला हिस्सा। यहां पर बीचों बीच जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक 33 किलोमीटर लंबा ऐसा रास्ता है जो बहुत ज्यादा सकरा है। तनाव बढ़ने की स्थिति में यहां पर नोटिस टू एयरमैन जारी करके यहां पर ड्रिल करने का मकसद यह है कि ईरान ये संदेश देना चाहता है कि ये जगह बहुत वल्नरेबल है और यहां पर मेरा हाथ है, अगर मैं इसको सिकोड़ दूंगा तो यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन है बंद हो जाएगा, दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। सर, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, आज जिस तरीके से यहां पर इसके विकल्प के तौर पर भी कई तैयारियां ईरान ने पहले से कर ली हैं, कहते हैं कि जमीनी रास्ते भी बना लिए गए हैं, रशिया तक के लिए ये श्योरिटी हो गई है कि वहां से ऑयल और गैस पहुंचाई जा सकती है। इसका कितना रेलेवेंस आज के समय बचा हुआ है? देखो, एक बात माननी पड़ेगी कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आपने बताया 30 से 32 किलोमीटर लंबा है, इसको बंद करने की काबिलियत है ईरान की, इसमें कोई शक नहीं। और 20% पूरे वर्ल्ड का ऑयल जाता है और 60% चाइना का यहां से जाता है। तो क्या ये चाइना ही पर इंपैक्ट होगा? नहीं, इसने टनल्स के हिसाब से बना लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का तेल और एनर्जी ही केवल ये एशियन कंट्रीज की तरफ भेजी जाती है? ऐसा नहीं है, चाइना का भी माल यहीं से होकर जाता है और बड़ा हिस्सा जाता है। ईरान का जो 60% ऑयल है वो चीन को जाता है, क्योंकि भारत अभी उससे लेता है। तो सर, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात पेजेश्कियान की तरफ से कही गई है कि हम चाइना को लेकर बड़े डिसअपॉइंटेड हैं।
उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की बात हमसे कही थी, 2023 में इस बात को लेकर कहा गया था, लेकिन उन्होंने वैसा किया। हालांकि एक बात और जोड़ी उन्होंने कि ऐसा कहना आसान है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कई बार इसमें बहुत मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन हम तो डिसअपॉइंटेड हैं इसको लेकर कहा गया। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो बार बार बात हो रही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो ये शुरू में ही बंद कर देगा ईरान। ईरान का एक काउंटर प्रेशर है पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो जो 20% ऑयल है नहीं आएगा, उससे क्या होगा? ऑयल के रेट जो है $100 पर बैरल से ऊपर जाने शुरू हो गए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।